हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और हम पढ़ रहे हैं BHDC 134 बुक हिंदी गद्य साहित्य। और इसकी हम इकाई 13 पर आ चुके हैं। इकाई 13 से पहले की जो इकाईज़ हैं वो हम सारी पढ़ चुके हैं। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इकाई 12 तक की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम इकाई 13 पढ़ेंगे, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके निबंध। चलिए इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम निबंध का स्वरूप देखेंगे, जिसमें निबंध और कहानी साहित्य विधा के रूप में निबंध, लेख्य व्यक्तियों की अभिव्यक्ति। उसके बाद हम हिंदी निबंध साहित्य की परंपरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा हम प्रस्तावना देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम इस इकाई में पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक, शोधकर्ता, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद आचार्य द्विवेदी की हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पुस्तकें अत्यंत चर्चित रही हैं। इनमें हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल महत्वपूर्ण है। तो ये 2 पुस्तकें हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन पुस्तकों के साथ द्विवेदी जी ने साहित्यिक आलोचना से संबंधित कई पुस्तकें लिखीं। इसी क्रम में उन्होंने कई निबंधों का भी लेखन किया। निबंध साहित्य में भी उनका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने 4 उपन्यासों की रचना की। इस पाठ्यक्रम में आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज का अध्ययन करेंगे। अंत इस इकाई में हम द्विवेदी के निबंध साहित्य के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आचार्य द्विवेदी के लेख्य व्यक्तियों के 2 रूप हैं। ज्योतिष के आचार्य, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के जानकार, ज्ञानी, खोजी, संस्कृत के प्रकांड पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और दूसरे हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार। उन्हें पांडित्य में ललित्य मिलाकर उसे सृजनात्मक रूप दे दिया है। कई बार उनका यह रूप ललित निबंधों और उपन्यासों में दृष्टिगत होता है। आइए पुनः निबंध के स्वरूप और उसकी कुछ विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम निबंध का स्वरूप देख लेते हैं। निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बंध, अर्थात जो रचना अच्छी तरह से बंधी हुई हो, अर्थात सुगठित हो, जिसमें आए हुए विचार क्रमबद्ध रूप में उपस्थित हों। यह निबंध की समुचित परिभाषा नहीं है। इसको ठीक से समझने के लिए कुछ और बातों को भी जान लेना जरूरी है। इनमें से पहली बात तो यह है कि निबंध गद्य रचना है। कविता में लिखी हुई कोई भी रचना निबंध नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह भी हुआ कि निबंध आधुनिक गद्य विधा है। यह विधा पारंपरिक रूप से हमारे साहित्य में मौजूद नहीं थी, जैसे महाकाव्य और नाटक मौजूद थे। इसका जन्म आधुनिक काल में गद्य विकास के साथ हुआ। फिर यह पाठ्य विधा है, श्रव्य या दृश्य विधा नहीं है। निबंध को पढ़ा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका जन्म पत्रकारिता और विशेष रूप से साहित्यिक पत्रकारिता के बाद हुआ। अखबार या पत्रिका का पाठक और सामग्री के साथ निबंध को भी पढ़ना पसंद करता है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि हिंदी में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में जब साहित्यिक पत्रकारिता का उदय हुआ, निबंध का प्रारंभ और विकास हुआ। इसी समय हिंदी निबंध ने अपना स्वरूप ग्रहण किया, जिस पर हम आगे अध्ययन करेंगे। निबंध का आकार छोटा होता है, जिसे हम एक बैठक में पढ़ सकते हैं। निबंध की कोई एक पुस्तक नहीं होती, अपितु एक पुस्तक में कई निबंध हो सकते हैं। निबंध संक्षिप्त होता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि इसका एक सुसंबद्ध विषय होता है। निबंध लेखक एक केंद्रीय विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। वह उसमें अनेक बातें नहीं कहता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईर्ष्या विषय पर निबंध लिखा है, तब उन्होंने अपने विचार इसी विषय पर केंद्रित रखे। उत्साह पर लिखने के लिए उन्होंने नया निबंध लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक ही निबंध में अशोक के फूल, देवदारू और कुटज के स्तंभ में विचार नहीं किया। उन्होंने विषय पर अलग अलग निबंधों की रचना की। निबंध और कहानी में क्या अंतर और समानताएं हैं? निबंध और कहानी संक्षिप्त होते हैं, एक ही बैठक में इन्हें पढ़ सकते हैं। दोनों पाठ्य विधाएं हैं। चाहे तो कहानी सुन भी सकते हैं। पुरानी लोक कथाएं तो सुनी ही जाती थी। इतनी दूर तक दोनों में समानता है, बाद इनमें मूलभूत अंतर भी है। निबंध कथेतर गद्य विधा है। कहानी में कहानी होती है। कहानी में पात्र होते हैं, लेखक उनके बारे में कुछ बातें कहता है। निबंध में कोई कहानी नहीं होती और न ही कोई पात्र होते। निबंध में लेखक स्वयं उपस्थित रहता है और वह सीधे पाठकों को संबोधित करता है, अर्थात लेखक और पाठक के बीच कोई अन्याय नहीं होता। कहानी में लेखक पात्रों के पर्दे के पीछे होता है। पाठक के सामने केवल पात्र होते हैं। कहानी में एक कथा होती है जो विकसित होती है। निबंध में लेखक एक ही विषय के आसपास मंडराता रहता है।
यदि वह आगे बढ़ता है तो भी घूम फिर कर वापस मूल विषय पर लौट आता है। इसके साथ कथा साहित्य में विशेष रूप से उपन्यास और कहानी में लेखक कल्पना करता है, ऐसे पात्रों का सृजन करता है जो पहले कभी नहीं होते। किसी कल्पना की जरूरत नहीं होती, वह सीधे विषय पर आगे बढ़ सकता है। इस तरह सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता की आवश्यकता निबंध लेखक को नहीं होती, उसमें यथा तथ्य होता है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि निबंध साहित्यिक विधा कैसे है, इस विषय पर संक्षेप में जान लेना उपयोगी होगा। तो हम जान लेते हैं साहित्यिक विधा के रूप में निबंध। साहित्यिक समीक्षकों का विचार है कि निबंध गद्य की चोटी होता है, लेखक की भाषा का सामर्थ्य निबंध में प्रकट होता है। निबंध अपना स्वरूप विकसित करता रहता है, इसलिए दो निबंध दो भिन्न रूप में हमारे सामने आते हैं, तब भी मोटे तौर पर निबंध के दो तत्व होते हैं, विचार और भाव। निबंध में लेखक कुछ विचार व्यक्त करता है, कुछ बातें वह कहना चाहता है। इसके साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि निबंध लेखक सिर्फ जानकारी तक अपने आप को सीमित नहीं रखता। जिस रचना में सिर्फ जानकारियाँ भरी रहती हैं वह तो साहित्य की श्रेणी में ही नहीं आती। उन जानकारियों के संबंध में लेखक की अपनी भावनाएं भी होती हैं। लेखक अपनी उन भावनाओं को भी व्यक्त करता है, इसलिए निबंध के स्वरूप को समझाते हुए विचारक यह कहता है कि निबंध में भाव और विचार दोनों होते हैं। निबंध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आलोचक आमतौर से डॉक्टर जॉनसन के मत को उद्धृत करते रहते हैं कि निबंध तो मुक्त मन की मौज और अनियंत्रित कल्पना की रचना होती है, न कि नियमबद्ध और व्यवस्थित कृति। इसलिए कई बार निबंध लेखक स्वच्छंदतापूर्वक अपने मन की बात कहता हुआ जान पड़ता है, जैसे बालमुकुंद गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हम देखते हैं। इनकी तुलना में रामचंद्र शुक्ल व्यवस्थित रूप से अपनी बात कहते हैं। भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों में वो पूरी तरह से अपने विषय पर केंद्रित रहते हैं। भारतेंदु युग के निबंध लेखकों की जिंदादिली इसी स्वच्छंद रूप विधान से आई है। निबंध का स्वरूप विवेचन करते हुए साहित्य कोश भाग 2 में कहा गया कि निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता और आडंबरहीनता तथा घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिक आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। परंतु ये लक्षण विभिन्न लेखकों की कृतियों में कितने विविध रूपों में मिलते हैं, इसे स्मरण रखना आवश्यक है। निबंधकार की स्वच्छंदता और उच्छृंखलता नहीं है, उसकी अनियमितता भी एक नियम है, उसकी अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है। लेख के वक्तव्य की व्यक्ति ये हम नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। हिंदी निबंध साहित्य की परंपरा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हम पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूर्व हिंदी निबंधों की समृद्ध परंपरा रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ के साथ ही निबंध लेखन का प्रारंभ हो गया था। भारतेंदु युग के लेखकों ने इस साहित्य का सूत्रपात किया। सन 1875 से 1900 तक हिंदी निबंध लेखकों की जो पीढ़ी सक्रिय थी, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आदि मुख्य थे। इस स्तंभ में आप विस्तार से इकाई 1 तथा इकाई 2 में अध्ययन कर चुके हैं। इस युग में मुद्रण कला का प्रारंभ हुआ। इससे हिंदी पत्रकारिता और विशेषतः साहित्यिक पत्रकारिता का उदय हुआ। हिंदी के प्रारंभिक निबंध इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इनमें कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कदम्बनी, हिंदुस्तान आदि मुख्य हैं। यहाँ इस तथ्य को भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि आधुनिक काल के आरंभिक निबंध लेखक पत्रकार थे और निबंध उनकी पत्रिकाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी सामग्री थी। जो आरंभिक लेखक थे, जो निबंध लिखते थे, वो निबंधकार न होकर सबसे पहले पत्रकार थे, और वो निबंध इसलिए लिखते थे क्योंकि पत्रिकाओं में निबंध जो है एक आवश्यक सामग्री थी। इस विधा में पाठकों से सीधे संप्रेषण की स्वाभाविक संभावना थी, जिसका इन लेखकों ने उपयोग किया। उस युग के निबंधों के विषय की विविधता आज भी हमें चकित करती है। देश प्रेम और समाज सुधार की भावना तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। साथ ही अतीत के गौरव का गान, विदेशी शासन के मधुर आक्रोश, हास्य, व्यंग्य, विनोद, स्त्रियों की दशा, शिक्षा का प्रचार इनके मुख्य विषय थे। ये निबंध गंभीर, भोजिल और विवेचनात्मक नहीं हुआ करते थे, वरना इनमें चुटकी लेने का भाव और जिंदादिली रहा करती थी, ताकि पाठक मनोयोगपूर्वक इनको पढ़ सके। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र, आंसू, मुग्ध माधुरी, चंद्रोदय, शंकराचार्य, नानक, कान नाक, बातचीत, बुढ़ापा, होली, धोखा आदि विविध जीवनोपयोगी विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। सन 1900 से सरस्वती पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात हिंदी में गंभीर निबंध साहित्य रचना प्रारंभ हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी दौर में निबंध लिखे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह,
पार्वती नंदन, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्याम सुंदर दास, रामकृष्ण दास उस दौर के महत्वपूर्ण निबंध लेखक थे। इस दौर के लेखकों में जीवन को गहराई से समझने समझाने की आकांक्षा दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस सिद्धांत के आधार स्पष्ट करने वाले भाव व मनोविकार संबंधी निबंध लिखे। ये एक तरफ तो ललित निबंधों श्रेणी में आते हैं, दूसरी तरफ इनकी गणना काव्यशास्त्रीय निबंधों में भी होती है। इस पृष्ठभूमि में हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध क्षेत्र में आते हैं। उनके लेखन के बाद उन्हें हिंदी निबंधों की रचना महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब हिंदी में दो तरह के निबंधों की चर्चा होने लगी है, वस्तु प्रधान निबंध और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध माने गए हैं, और व्यक्ति प्रधान निबंध श्रेणी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को रखा गया है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी उनके निबंधों का अध्ययन करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय और साहित्य देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है आरत दुब्बे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में संस्कृतज्ञ परिवार में हुआ। 1907 में उनका जन्म हुआ था। आरत दुब्बे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई, फिर उन्होंने काशी से ज्योतिष विद्या में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1930 में द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक बनकर गए। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। यहाँ वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और एक्सती मोहन सेन जैसे प्रबुद्ध विचारकों के संपर्क में आए। वे विधिवत रूप से हिंदी के छात्र कभी नहीं रहे। हिंदी का उनका ज्ञान कठिन स्वाध्याय से आया है। यहाँ वे 20 वर्षों तक रहे। यहीं से उनकी आरंभिक कृतियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई, सूर साहित्य 1936 में, कबीर 1942 में, अशोक के फूल 1948 में, बाणा भट्ट की आत्मकथा 1946। लेखन प्रकाशन शांति निकेतन में हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की। जुलाई 1950 में द्विवेदी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद द्विवेदी जी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ से सन 1967 में वे पुनः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आ गए, जहाँ से सन 1970 में सेवानिवृत्त हुए और सन 1957 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। द्विवेदी जी हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे। बनारस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कर्मभूमि थी। अंत उन्हें यहाँ अपने आप को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। द्विवेदी जी ने निबंध, उपन्यासकार, हिंदी साहित्य का इतिहास, शोध और आलोचना के क्षेत्र में काम किया। उन्हें जिस भी क्षेत्र में काम किया उस क्षेत्र में उन्हें प्रतिष्ठा मिली। उन्हें 4 उपन्यास लिखे। बाणा भट्ट की आत्मकथा के अलावा चारू चंद्रलेख, पुनर्वा और आदम नामदास का पोथा। आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास के प्रशंसक थे, लेकिन अपने मत का विस्तार करते हुए उन्होंने कबीर पर लिखा। कबीर के मूल्यांकन का महत्व आज भी यथावत बना हुआ है। निबंध हालांकि उनकी प्रिय विधा नहीं थी, फिर भी इस विधा पर सन 1973 में आलोक पर्व के निबंध संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। निबंध साहित्य में उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ लिया जाता है। उपन्यास साहित्य में उनकी गणना फणेश्वरनाथ रेणु के साथ की जाती है। आलोचना और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में तो वे अप्रतिम थे ही। उनकी प्रत्येक रचना उस विधा में सर्वाधिक स्वीकृत रचनाओं में से आती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कोई चर्चा हिंदी साहित्य भूमिका के बिना संभव नहीं है। वे सही अर्थों में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। निबंध क्षेत्र में उन्होंने नई परंपरा की नींव रखी। इसी परंपरा में आगे चलकर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय आदि अनेक निबंधकार हुए। निबंध साहित्य देख लेते हैं उनका। उपन्यास, हिंदी साहित्य का इतिहास, शोध एवं आलोचना के साथ उन्होंने निबंधों की भी रचना की। यहाँ इस तथ्य को जान लेना उपयोगी होगा कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके निबंध संग्रह पर प्रदान किया गया था, जिसका उल्लेख हम इकाई के 13.5.1 बिंदु में कर चुके हैं। स्वतंत्र निबंध संग्रह के अलावा उनकी कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी निबंध की शैली में हैं। साहित्य सहचर को इस कोटि में रखा जा सकता है। मध्ययुगीन बौद्ध का स्वरूप और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हालांकि उनके व्याख्यान हैं, परंतु उनकी प्रकृति भी निबंध परक ही है। इस तरह उनके निबंधों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ललित निबंध और आलोचनात्मक निबंध। आमतौर से ललित निबंधों को ही निबंध साहित्य की श्रेणी में माना जाता है। तब भी संस्कृत होने के कारण और अपने आप में पूर्ण होने के कारण कुछ विद्वान आलोचनात्मक निबंधों को भी निबंध साहित्य की श्रेणी में मानते हैं। आचार्य द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वृत्तक, कुटुज, आलोक पर्व आदि। इन निबंध संग्रह में उनके कई शोधपरक निबंध भी शामिल कर लिए गए हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाता है, इसलिए आपने भी उनके कई निबंधों का अध्ययन कर लिया होगा। उनके चर्चित निबंध हैं अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटुज, देवदारू, आम फिर बुरा गए, बसंत आ गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं जबकि दिमाग खाली है, सौ साधना, ठाकुर जी की बटोर आदि।
डॉक्टर नामवर सिंह ने इस तथ्य का भी जिक्र किया है कि द्विवेदी जी की पुस्तक कला में कल्पलता शीर्षक से कोई निबंध नहीं है। कल्पवृक्ष के स्थान पर उनको कल्पलता अधिक पसंद थी और द्विवेदी जी के प्रिय कवि कालिदास को भी कल्पलता अधिक पसंद थी। शायद अपनी प्रकृति में स्वच्छंदता और चंचलता के कारण वे अपने निबंधों का विषय प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उठाते हैं और फिर उसे समकालीन जीवन और चिंतन तक ले आते हैं। इसमें ज्योतिष, इतिहास, साहित्य, मानव जीवन के विविध पक्ष जुड़ते रहते हैं। बीच बीच में हास्य व्यंग्य विनोद के द्वारा विषय को बोधगम्य बना चलते हैं। ऐसा करते समय अपनी बात को हल्का नहीं करते, उनकी गंभीरता बनी रहती है। फिर उनके कथ्य के निष्कर्ष बहुत दूर तक जाते हैं, सिर्फ प्रस्तुत स्तंभ तक ही सीमित नहीं रहते। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम इसे अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के साथ लिया जाता है। हालांकि दोनों के निबंधों में किसी तरह की कोई समानता नहीं है। शुक्ल जी ने भाव और मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। इन निबंधों में उन भावों का मनोवैज्ञानिक और काव्यशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। वे संबंधित विषय की पूरी समझ देते हैं, इसलिए ये विषय प्रधान निबंधों की श्रेणी में आते हैं। साहित्य जानकार कदापि ने काव्यशास्त्रीय निबंधों की श्रेणी में रखते हैं। ये उस रूप में ललित निबंध नहीं है, हालांकि शुक्ल जी बीच बीच में इनमें ललित्य प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में भी गंभीर शोध और शास्त्रीय चिंतन है, लेकिन ये विषय प्रधान निबंध नहीं है, ये व्यक्ति प्रधान निबंध है। द्विवेदी जी से निबंध में प्रस्तुत विषय का जो संबंध है उस पर वे जोर देते हैं और तब उस विषय की प्रासंगिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसमें भी जानकारी होती है, चाहे अशोक का फूल निबंध हो या कुटुज, सबके बारे में द्विवेदी जी प्राथमिक जानकारी देते हैं, लेकिन केवल इसी जानकारी को देने के लिए ये निबंध नहीं लिखे गए। जानकारी के बाद वे कुछ और कहते हैं और इस और को कहने के लिए ये निबंध लिखे गए हैं। उन्हें कई निबंधों के शीर्षक पेड़ पौधों पर हैं, परंतु वे सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में ही नहीं लिखते, वे कुछ और बातें कहना चाहते हैं। अंत उनके निबंधों को जानने के लिए उनकी विचार प्रणाली को जान लेना जरूरी है। दरअसल वे भारतीय चिंताधारा के विकास को जानना समझना चाहते हैं और इस क्रम में वे अशोक, देवदारू, आम या कुटज के बारे में लिखते हैं। द्विवेदी जी के निबंध जिस हिंदी पाठक को संबोधित है उसी कुछ विशेषताओं का जिक्र द्विवेदी जी ने स्वयं ही किया है। यह वह पाठक है जो नाना कारणों से अपने प्राचीन साहित्य और संस्कृति की बातों और घटनाओं से अपरिचित हो गया है। उनके अनुसार आज का यह पाठक न केवल प्राचीन भारतीय संस्कृति से अपरिचित हो गया है, वरन वह सब बातें उसे बड़ी विचित्र, अद्भुत, नई और रोमांचकारी लगती हैं। जिन बातों को वह जानता है उनका भी वह अभ्यस्त हो गया है। अभ्यस्त होने के कारण उन्हें फिर से जानने और जांचने की जिज्ञासा भी नहीं बची। पंडित जी ऐसे नादान अभ्यस्त पाठक को प्राचीन ज्ञान भंडार में घुमाते हैं और कुशल गाइड की तरह उसे ज्ञान का प्राचीन भंडार दिखाते हैं। पहले तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, तब उस जिज्ञासा को शांत करते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों को इसी दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है, इसलिए उनके अलग अलग विषयों पर लिखे हुए निबंध भी एक ही निबंध का विस्तार लगते हैं। अशोक के फूल पर जो कुछ द्विवेदी जी लिख चुके हैं उसी का अगला हिस्सा कुटुज और देवदारू में मिलता है। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं उनको वे थोड़ा फिर से कहते हैं और फिर उन बातों में कुछ नई बातें जोड़ देते हैं। आमतौर से निबंध पुस्तक विधा की तरह स्वतंत्र होते हैं, एक ही लेखक के दूसरे निबंध से उसका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन द्विवेदी जी के निबंधों में ऐसा नहीं होता, वे परस्पर संबंध होते हैं। इनके आपसी रिश्ते के साथ द्विवेदी जी का व्यक्तित्व भी सभी निबंधों में एक जैसा ही है। वे निबंधों में आत्म का अभिनय नहीं करते, आत्मव्यक्ति करते हैं, जो एक जैसी होने के कारण एक जैसी बनी भी रहती है। द्विवेदी जी के निबंधों में महाकाव्यात्मकता दिखाई देती है। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता बताइए, तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं और आपको इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। अब हम चलते हैं आगे देख लेते हैं इकाई में क्या है। और इस तरह ये इकाई 13 जो है हमारी समाप्त हो चुकी है, सारांश पर हम आ चुके हैं। अब हम इकाई 14 देख लेते हैं। कुटुज की अंतर्वस्तु और विश्लेषण दिया गया है, ये भी हम इस वीडियो में ही समाप्त करेंगे। इकाई 14 को कुटुज की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। सबसे पहले हम कुटुज का सार देखेंगे, उसके बाद अंतर्वस्तु में भाव पक्ष और विचार पक्ष पर जो हम विचार करेंगे, लेख के व्यक्ति हम देखेंगे, उसके बाद भाषा शैली हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुटुज का सार से हम शुरू करते हैं। कुटुज का प्रारंभ द्विवेदी जी पर्वतों के सौंदर्य से करते हैं और बताते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। पर्वतों में हिमालय सबसे सुंदर है ही। कालिदास ने इस हिमालय को देखकर समाधिस्थ महादेव की कल्पना की थी। इसी हिमालय की तलहटी में यह कुटुज वृक्ष पाया जाता है। इसके चारों ओर निरस पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं में से यह कुटुज वृक्ष रस का अर्थात जल का स्रोत खोज लेते हैं। इस पर विस्मित होते हुए द्विवेदी जी कुटुज के बाह्य रूप रंग का वर्णन करते हैं। इसी में थोड़ा ठहर कर एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करते हैं कि नाम और रूप का क्या रिश्ता होता है, और प्राकांतर से स्थापित कर देते हैं कि नाम
रूप की सामाजिक स्वीकृति है। इसी प्रश्न पर विचार करते करते हुए यह जानकारी दे चलते हैं कि कालिदास के मेघदूत में जब रामगिरी पर यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना करनी थी तब वहाँ और कोई पुष्प नहीं था, इसलिए कुटुज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। अर्थात यह वृक्ष मेघदूत में कालिदास के काम आया। इस वृक्ष की अवहेलना संस्कृत साहित्य में तो मिलती ही है, रहीम ने भी इसकी अवहेलना की थी। इसके पश्चात लेखक कुटुज का अर्थ करता है। कुटुज का अर्थ घड़ा होता है। अब यह पेड़ घड़े से कैसे पैदा हुआ होगा? फिर वे अपने पाठकों को यह जानकारी भी देते हैं कि प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटुज कहे जाते हैं। फिर इस कुटुज शब्द से कुटकारिका, कुटहारिका, कुटनी, कुटनी आदि शब्दों का महात्म्य बताते चलते हैं। आगे चलकर देव जी इस तथ्य की जानकारी देते हैं। कुटुज शब्द आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। इसी प्रक्रिया में वे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की चर्चा में पाठक को ले आते हैं और बताते हैं कि कैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया भूखंड पहले मिले हुए थे, बाद में प्राकृतिक प्रकोप से अलग अलग हो गए। इसी बीच में वे यह भी जानकारी पाठक को देते हैं कि संस्कृत में अनेक भाषाओं का मिश्रण है और यह भी कि भारतीय संस्कृति भी मिश्रित संस्कृति है, शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है। इस विषय पर उन्हें अशोक के फूल निम्न में विस्तार से लिखा भी है। यहाँ सिर्फ प्रासंगिक जानकारी दे दी गई है। इसके बाद वेद जी कुटुज की जीवनी शक्ति का, उसके वैभव का वर्णन करते हैं और समाज, मनुष्य और जीवन पर कई सूत्र वाक्य कहते जाते हैं। अंत में इस निष्कर्ष पर निबंध को समाप्त करते हैं कि कुटुज अपने मन पर सवारी करता है और मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। अंतर्वस्तु देख लेते हैं कुटुज की। निबंध में दो तत्व होते हैं, विचार और भाव। इनमें से निबंध में किसी एक तत्व की प्रधानता होती है, परंतु दूसरा तत्व भी होता अवश्य है। कुटुज में भाव और विचार दोनों का सामंजस्य है। विचार को अभिव्यक्त करते हुए द्विवेदी जी अपने मन की बातें भी कहते जाते हैं, अपना पक्ष भी रखते जाते हैं। इस तरह निबंध के प्रकरणों में अपनी वैचारिक भावात्मक टिप्पणी भी करते हैं। विचार पक्ष। कुटुज के आरंभ में द्विवेदी जी हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। फिर वे कालिदास से कथन को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि हिमालय पृथ्वी का मानदंड है। यह मत कालिदास ने कुमार संभव में अभिव्यक्त किया है। हिमालय का गहरा संबंध भारत के इतिहास और संस्कृति से है। द्विवेदी जी मुग्ध भाव से हिमालय का उल्लेख करते हैं। यहीं पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक का अर्थ करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, शिवालिक या शिव की जटा जूट का निचला हिस्सा ही तो है। इस पहाड़ी की सूखी, नीरस और कठोर भूमि को देखकर द्विवेदी जी यह कल्पना करते हैं। उनसे भी अपने कालिदास ने भी ऐसी कल्पना की थी। यहाँ पर द्विवेदी जी तथ्यात्मक विवरण प्रधान पंक्तियाँ लिखते हैं। यदि हिमालय समाधिस्थ महादेवी की प्रतिमा है, जैसा कालिदास ने लिखा है, तो उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी और कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झखाड़ और बहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। यह वह स्थान है जहाँ इतना सूखा है कि धूप भी सूख गई है। इतने सूखे में पानी कहाँ से आता है? यहाँ पर जो यह ठिगना सा पेड़ दिखाई दे रहा है, यही तो कुटुज है। भूख प्यास की चोट से और गर्मी से बेहाल होते हुए भी ये पेड़ जी रहे हैं, न केवल जी रहे हैं वरना आनंद मग्न हैं। इस विवरण के बाद द्विवेदी जी की भावुकता सक्रिय होती है और फिर उनके मन में विचार, इतने अभाव में भी खुश है, क्या वे बेहया हैं या मस्त मोला? दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। इन वृक्षों के लिए आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ द्विवेदी जी कुटुज को छिटकर मानव जीवन पर आ जाते हैं। टिप्पणी करते हैं कि जो लोग बेहया देखते हैं, दरअसल वे बेहया होते नहीं, उनके भीतर भी रस का कोई स्रोत होता है। हया का संबंध तो दूसरे से होता है और ये तो दूसरे की सत्ता को मानते ही नहीं, उसे चुनौती देते हैं और मस्त रहते हैं। उन्हें हम बेहया कैसे कहें? उन्हें मस्त मौला भी तो कह सकते हैं। यहाँ द्विवेदी जी उन मनुष्यों पर टिप्पणी करते हैं जो बिना किसी को ठीक से जाने किसी पर छट से मूल्य निर्णय दे देते हैं। यह मूल्य निर्णय ठीक नहीं है। जरा फुर्सत से उनकी जीवन गाथा को जानकर समझ बूझकर टिप्पणी करना चाहिए। ऐसा द्विवेदी जी कहते नहीं, ऐसा उनके कथन से संकेतित हो जाता है। वैसे भी द्विवेदी जी कुछ भी कहने से बचते हैं। उन्हें अपने नायक का पक्ष रखना है, लेकिन उस नायक पर अनुचित टिप्पणी करने वालों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इसके बाद द्विवेदी जी एक दार्शनिक सा वक्तव्य देकर इस प्रकरण को बंद करते हैं। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहद दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरे बैठ रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतर गबर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। बाहर से सूखी धरती पर यह कुटुज हरा भरा कैसे है? इस सूखी पथरीली जमीन में पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुटुज के इस प्रस्तुत विधान का प्रस्तुत मनुष्य है। यह एक खास तरह का मनुष्य है जिसे दुनिया बेहया कहती है। ऐसे लोगों को भी कहीं न कहीं से सामाजिक स्वीकृति मिलती है। उसके जीवन में भी कुछ चीज़ें होगी जो उसके लिए खाद पानी का काम करती होंगी। वह क्या है, इस प्रश्न को द्विवेदी जी अनुत्तरित छोड़ देते हैं। समानता लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाते। वे स्वयं भी अपना सच कहाँ अभिव्यक्त कर पाते हैं। जहाँ पर यह कुटुज है वहाँ यह अकेला नहीं है, और भी कई पेड़ हैं जिन्हें लेखक नहीं जानता।
उनके सील को नहीं जानता। इन्हीं पेड़ों के बीच फूलों से लदा हुआ यह अलमस्त पेड़ है कुटुज। यह उजाड़ का साथी है, यहाँ कोई फलदार पेड़ नहीं है। ऐसी जगहों पर सिर्फ झाड़ जखाड़ है, पर यह पेड़ आत्मीयता से भरा देता है। आत्मीयता लेखक में आ गई है। तो ये थी कुटुज की अंतर्वस्तु। अगर आ जाती है तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा इससे आप नहीं लिखेंगे। कथा में अभिव्यक्त मूल बिंदु एक बार देख लेते हैं। पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय तो पृथ्वी का मानदंड है। कालिदास ने हिमालय को देखकर समाधिस्थ महादेव की कल्पना की थी। इस हिमालय की तलहटी में शिवालिक की सूखी, नीरस और कठोर भूमि पर कुटुज पाया जाता है। इतने अभाव में कुटुज मुस्कुरा रहा है। क्या वह बेहया है या मस्तमौला? वह अलमस्त पेड़ है और उजाड़ का साथी है। मेघदूत में मेघ यक्ष का संदेश लेकर रामगिरी पर्वत पर पहुंचता है तो उसकी अभ्यर्चना कुटुज के पुष्पों से की जा सकती है। यह संस्कृत साहित्य का अत्यंत परिचित और अवमानित पेड़ है। हिंदी में रहीम ने भी इस अवमानना भाव से कुटुज का वर्णन किया है। नाम और रूप के दार्शनिक विवाद में द्विवेदी जी कहते हैं कि रूप व्यक्ति सत्य है, जबकि नाम समाज सत्य है। नाम और रूप के सामंजस्य से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये थे कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण थे। अब हम भाव पक्ष पर आ चुके हैं। जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निम्न विचार प्रधान माने जा रहे हैं, उसी तरह से आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंध ने तो विचार प्रधान है और न ही भाव प्रधान। उनके निबंध विचार और भाव परस्पर गूंथे हुए होते हैं। उन्हें अलग करके ऐसा नहीं किया जा सकता कि कुटुज का अमुक प्रकरण भाव प्रधान है या विषय प्रधान है। जहाँ पर द्विवेदी जी सिर्फ जानकारी दे रहे होते हैं, उन अंशों को आप चाहे तो विचार प्रधान गद्य की श्रेणी में रख सकते हैं। आचार्य और जिज्ञासा। इस निबंध में द्विवेदी जी बार बार पाठकों की जिज्ञासा को आमंत्रित करते हैं, फिर पाठक को आश्चर्यचकित भी करते जाते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया, परंतु यह सीधा तथ्य कथन नहीं है। इसे प्रश्नवाचक रूप में बना दिया है कि गलत क्यों है, अर्थात यह कहा जाना सही है। ऐसा सीधा वाक्य उन्होंने नहीं लिखा। इसी तरह कुटुज को भौगोलिक परिवेश का वर्णन करते हुए फिर प्रश्न उठा देते हैं कि ये पेड़ अपना भोज्य कहाँ से निकालते हैं, इनकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है। यह अनुत्तरित प्रश्न प्रकृति के प्रति पाठक की सहज संवेदना को जागृत कर देता है। यह सिर्फ जानकारी या विचार का प्रश्न नहीं है, यह संवेदनात्मक प्रश्न है। फिर जब वे गंभीर दार्शनिक प्रश्न पाठक के समक्ष रखते हैं, तभी भी यह प्रश्न अनुकूलता बनी रहती है कि कुटुज बेहया है या मस्तमौला। इन दोनों में से क्या कहा जाए? द्विवेदी जी की संवेदना कुटुज और ऐसे लोगों के साथ है जो है तो मस्तमौला, लेकिन समाज जिन्हें बेहया कहकर अवमानित करता है, यह भाव प्रवणता कुटुज निबंध में आधोपांत देखने को मिलती है। निबंध के अंत में दुख और सुख का विवेचन करते हैं और कहते हैं कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। यह स्थिति का विवेचन करते हुए मानव जीवन का उदाहरण देते हैं। परवश का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। मानवीय जीवन के ये बिंब वैचारिक गद्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये सब भाव प्रवण बिंब है। परवश लोगों के जीवन पर भावात्मक टिप्पणी है। टिप्पणी के पीछे लेखक आक्रोश है। भावात्मक स्थिति में लेखक केवल तटस्थ विवेचन नहीं करता अपितु अपना पक्ष भी रखता है। ऐसे बिंबों के कारण कुटुज निबंध भावात्मक निबंध की श्रेणी में आ जाता है। कुटुज में द्विवेदी जी जब नाम और रूप के प्रश्न का विचार करते हैं, तब शुद्ध दार्शनिक समस्या को पहले विचार के स्तर पर ले आते हैं, फिर कुटुज के नाम और रूप पर आह्लादित होते हैं। इस बात पर भी प्रसन्न होते हैं कि कुटुज का नाम और रूप दोनों बचे हुए हैं। वे प्राकांतर से उनको भी याद कर लेते हैं जिनको दुनिया भूल गई है और दुनिया को भूल गए हैं। शब्द की एक व्याकरणिक जानकारी को द्विवेदी जी आह्लाद में रूपांतरित कर देते हैं। इस पर विचार करते करते वे ठहर जाते हैं, कुछ और कहने लग जाते हैं। विचार दृष्टि से यह विचलन है, लेकिन भाव पक्ष दृष्टि से अत्यंत राग रंजित है। निबंध की पठनीयता भाव से बढ़ती है। विचार अंतर जानकारी में सिमट कर रह जाते हैं। भाव ही पाठक हृदय पैठ जमा लेते हैं। तो ये थी भाव पक्ष कुटुज का। लेख के वक्तव्य की व्यक्ति हुई है। कोई भी लेखन तब तक साहित्य की श्रेणी में नहीं होता जब तक उसमें लेखक का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति दृष्टिगत नहीं होती। आप पेड़, चिड़िया या किसी वस्तु पर लिखते हैं, सिर्फ वहीं तक अपने आप को सीमित रखते हैं तो वह लेख हो सकेगा, निबंध नहीं। निबंध तभी बनेगा जब लेखक का व्यक्तित्व उसमें से झांकने लगेगा, लेखक अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करेगा। यह साहित्य की अनिवार्यता है जो कुटुज में भी देखने को मिलती है। विचारात्मक निबंध में तो फिर भी लेखक का व्यक्तित्व कम दिखाई देता है, परंतु भावनात्मक और व्यक्ति प्रधान निबंधों में तो लेखक का व्यक्तित्व ही महत्वपूर्ण होता है। वही उस विषय विशेष को नियोजित करता है। कुटुज निबंध का आधा हिस्सा कुटुज के बारे में है और आधा हिस्सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के बारे में। कुछ बातें वे स्वयं कहते हैं, स्वयं अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कुछ बातें शब्द ही अभिव्यक्त होती जाती हैं, लेखक को इसका प्रयास करना नहीं पड़ता। पाठक को स्वतः पता चल जाता है कि पाठक एक और विषय को पढ़ता है, कुटुज को पढ़ता है
दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दृष्टि को पढ़ते हैं, जो कुटुज के वर्णन में स्वतः व्यक्त होती रहती है। इसे देखें तो कुटुज में भी उनके व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा व्यक्त होता गया, उन बिंदुओं का वचन यहाँ किया जा रहा है। मानवीय गरिमा के समर्थक हैं द्विवेदी जी। कुटुज में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मनुष्य की गरिमा के समर्थक के रूप में दिखाई देते हैं। जब वे कुटुज के संघर्ष, उसकी जिजीविषा, उसकी बेपरवाही, उसका मस्तमौला स्वभाव देखते हैं तो हमें उसमें द्विवेदी जी का एक रूप भी दिखाई देता है। वे चापलूसी का, हाँ हजूरी का समर्थन नहीं करते। वे एक ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो सुख और दुख दोनों से परे हैं, अपने में मस्त, अपने मन का मालिक, जो किसी की भी गुलामी पसंद नहीं करता, चाहे वह अपना मन ही क्यों न हो। कुटुज क्या केवल जी रहा है, दूसरों के द्वार पर भी भीख मांग नहीं आता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों को सामन नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बंगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता। मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। स्वतंत्रता की आकांक्षा कुटुज के साथ साथ द्विवेदी जी की अपनी काम्य विशेषता है। पांडित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपूर्ण लेखन में उनके पांडित्य की छाप दिखाई देती है। वे प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृति और विचार प्रणाली के जानकार थे। न केवल जानकार, वरना उनके रचनात्मक उपयोग करने की कला भी उसमें है। इसलिए वे आवश्यकता अनुसार कालिदास को उद्धृत कर देते हैं। वे चर्चा करते करते अनायास ही यह बता देते हैं कि कुटुज संस्कृत साहित्य का परिचित वृक्ष है, परंतु उसे वांछित गौरव नहीं मिला। वे यह भी बता देते हैं कि मेघदूत में जब मेघ रामगिरी पहुँचता है तब कुटुज के पुष्पों से उसकी अवृद्धा की गई थी। संस्कृत साहित्य में से इस प्रकरण को खोज कर यहाँ प्रस्तुत करना उनके पांडित्य का प्रमाण है। आगे वे रहीम का दोहा उद्धृत कर देते हैं, जिसमें कुटुज का उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में वे याज्ञवल्क्य को उद्धृत करते हैं। कुटुज में ऐसे अनेक संकेत और स्तंभ देते हैं जिनसे उनकी विद्वता और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव और जुड़ाव की जानकारी पाठक को मिलती है। तीसरी विशेषता है सहजता। पंडित्य के साथ सहजता द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की अनूठी विशेषता है। कुटुज सिर्फ संस्कृत विद्वानों को संबोधित निबंध नहीं है, यह उन सामान्य हिंदी पाठकों को संबोधित है जिन्होंने कालिदास, याज्ञवल्क्य को नहीं पढ़ा और न ही जाना। उन्हें वे सहजता से सारी जानकारी दे देते हैं। यह जानकारी देकर वे इस पाठक को मानवीय बनाने की कोशिश करते हैं। विद्वता का अहंकार द्विवेदी जी में नहीं है, इसलिए कुटुज के इन प्रकरणों को पढ़कर भी पाठक आत्महीनता की स्थिति में नहीं आता। वह इन सबको पढ़कर अपने आप को समृद्ध महसूस करता है और यही इस निबंध का उद्देश्य भी है। विचारशीलता। कुटुज में हमें द्विवेदी जी की विचारशीलता के दर्शन होते हैं। साथ ही वे अपने पाठक को भी गहन विचार विमर्श के लिए आमंत्रित करते हैं। कुटुज के बारे में सोचते हुए मानव जीवन के बारे में बड़ी मार्मिक बातें कहते हैं। वे इस दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वशी है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है सब मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटुज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। यह आचार्य द्विवेदी जी का मानना है कि ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति सुखी है। यह भारतीय चिंताधारा की अपनी समझ है। तो अब हम भाषा शैली पर आ चुके हैं। भाषा शैली देख लेते हैं। कुटुज संवाद धर्मी निबंध है। इसका प्रारंभ ही एक संवाद से होता है। द्विवेदी जी कभी पाठक से संवाद करते हैं, कभी स्वयं से संवाद करते हैं। वे पाठक को कुछ न कुछ बताते जाते हैं। वे कुछ ऐसा बताते जाते हैं जैसा पाठक की जानकारी में कभी नहीं रहा। इस प्रक्रिया में पाठक के ज्ञान का और समझ का विस्तार होता जाता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है मानो द्विवेदी जी अपने पाठक के अज्ञान का आनंद ले रहे हैं। ऐसा आनंद लेते हुए भी पाठक के मन में हीनता ग्रंथि उत्पन्न नहीं होती। उसे लगता रहता है कि इस निबंध को पढ़कर मैं समृद्ध हुआ हूँ। वे गंभीर बातें इतनी सहजता से कहते हैं जिससे होती है। कभी कभी पाठक को आश्वस्त करने के लिए उसके आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए वे तर्क भी देते जाते हैं कि उन्हें कुछ बातों का पता नहीं है। जानकारी न होना कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। वे पाठक को इसी प्रवाह में यह भी बताते चलते हैं कि पाठक ही नादान नहीं है, कुछ मामलों में लेखक भी नादान है। हिमालय की तलहटी में कुटुज के आसपास कितने ही झाड़ झखाड़ हैं, जिनका नाम द्विवेदी जी को पता नहीं और इसे वे ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। इस संवाद शैली में से निबंध की संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। इसी तरह द्विवेदी जी निबंध में कहीं कहीं प्रश्न पूछकर पाठक को चिंतन के लिए आमंत्रित करते हैं। कभी स्वयं ही उसका जवाब दे देते हैं, कहीं उस प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ देते हैं, कई बार अनिश्चित उत्तर की तरफ संकेत कर देते हैं। इससे संभावना बची रहती है ताकि पाठक कल्पना कर सके, साथ ही वह वैचारिक रूप से सक्रिय भी हो जाए। निबंध की एक विशेषता यह भी होती है कि उसमें लेखक सीधे पाठक से जुड़ जाते हैं। कहानी में लेखक और पाठक के बीच कहानी होती है, पात्र होते हैं। निबंध में लेखक और पाठक के बीच
कोई नहीं होता द्विवेदी जी के निबंधों की शैली व्यक्ति प्रधान है। कुटुज में कुटुज तो होता ही है, स्वयं लेखक भी होता है। जिस प्रकरण के क्रम में विचार करने की लेखक की इच्छा होती है, मन होता है, द्विवेदी जी उस प्रकरण का जिक्र कर देते हैं। विषय भले ही कुटुज हो, वे हिमालय के सौंदर्य का वर्णन कर दे सकते हैं, महादेव की महिमा का गान कर सकते हैं। शैली का यह खुलापन कथ्य का विस्तार कर देता है। हरिप्रसाद द्विवेदी जी को कालिदास बहुत पसंद है, इसलिए अपने निबंधों में कालिदास का उल्लेख जरूर करते हैं। कुटुज का तो आरंभ ही कालिदास की रचनाओं से होता है, फिर बीच बीच में कालिदास आते रहते हैं। कालिदास के साथ साथ याज्ञवल्क्य भी कभी आ सकते हैं। ग्रहीम ने एक दोहे में कुटुज की अवमानना की थी, तो जी उस दोहे को उद्धृत करके अपनी असहमति भी दर्ज करते हैं। तो ये थी उसकी भाषा शैली निबंध की, और इस तरह हम जो है व्याख्या दी गई है यहाँ पर। उदाहरण एक इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही चिकना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, तो आप इसकी आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। भाषा सरल सहज है, कोई परेशान नहीं होगी इसकी व्याख्या करने में। तो इस तरह हम सारांश पर आ चुके हैं, और ये इकाई हमारी जो है इकाई 14 जो थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। इससे आगे की इकाई हम देख लेते हैं।